सूर्य का उदय होना, सूर्य का उदय होना और बच्चे का मां के पेट से बाहर आना, दोनों ही इस इल्म का जरूरी अंग है। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति को लाल किताब या कोई भी ज्योतिष का इल्म है या ज्योतिष की कुंडलियां हैं देखने का जो तरीका है वो ये है कि आप सूर्य उदय के समय पे कुंडलियां देखना शुरू करो और सूर्य अस्त तक आप कुंडलियां देखते रहो, और जहां सूर्य अस्त हो जाए वहीं पर आप कुंडली देखना बंद कर दो, और कुंडली यानी अपनी विद्या और अपनी गद्दी को माथा टेक कर प्रणाम करके जो है आप वहां से उठ जाओ। लेकिन अगर आपके पास कोई रात को ऐसा क्लाइंट आ जाए जो हॉस्पिटल में डेड अवस्था में हो, जिसको कैंसर डिटेक्ट हो जाए, तपेदिक हो जाए, बहुत सीवियर बुखार हो जाए, या जेल कोर्ट कचहरी हो जाए, या एकदम से बच्चा आग लग जाए घर में, तो उस वक्त आप जो है अपनी जो ज्योतिषी की कुंडली है, जो जातक की कुंडली है, वो आप देख सकते हो। उसके लिए आपको कोई भी वहम नहीं रहेगा, जिसको हम एक्सेप्शनल केसेस कहते हैं इमरजेंसी के अंदर। हाँ, अगर कोई कहता है जी मुझे अपनी कुंडली दिखानी है, मुझे अपने बारे में पूछना है या भविष्य के बारे में पूछना है, तो आप उसको बोलिए कि भाई अपनी डिटेल भेज दीजिए, कल सुबह बात करेंगे जब सूर्य उदय होगा। यानी कि सूर्य उदय होगा यानी कि आप अपना जब तक पूजा पाठ ना कर ले, अपना ईष्ट को ना कर ले, और पूजा पाठ करने के बाद आपको दो तीन चीजें करनी है। दो तीन चीजें क्या करनी है कि जैसे आप अगर कीड़ियों को दाना डालते तो कीड़ियों को दाना डालिए, जैसे आटा डालते हैं, या कौवों को पनीर खिलाते हैं और कौवों को खिलाइए, कौवों कबूतरों को पक्षियों को दाना खिलाते हैं, गाय को चारा खिलाते हैं, या किसी गरीब को रोटी या कोई रुपए पैसे की मदद करते हैं, या आप मछलियों को गोलियां डालते हैं। ठीक है, ये सब आप करने के बाद फिर आप अपनी गद्दी पे बैठिए और आप उसका कुंडली देखने का तरीका जो है फिर शुरू कीजिए। ऐसे ही बच्चे का माँ के पेट से बाहर आना, तो जब तक आपको देखिए, जैसे कि सर्दी है, आज अगर सर्दी है चाहे गर्मी है, आपको नहीं पता कि सूर्य उदय होगा या सूर्य उदय नहीं होगा। सूर्य जब उदय होगा तो ही आप उसको दिन मानोगे, तभी आपको ये पता चलेगा कि भाई दिन निकल गया। और ये सच्चाई भी है, जब तक सूर्य उदय नहीं होगा तब तक अंधेरा रहेगा। व्यक्ति भी जो है अपनी बिस्तर के अंदर, सर्दियों में रजाई के अंदर या कंबल के अंदर पड़ा रहता है जब तक उसके ऊपर सूरज की रोशनी ना पड़े। पहले के जमाने में होता था ना कि सूरज की रोशनी पड़ती थी तब आदमी उठता था, कई बार देखा जाता है। या जब तक जो है मतलब बच्चा माँ के पेट से बाहर ना आवे, तब तक ये पता नहीं चलता था कि लड़के का जन्म हुआ है या लड़की का जन्म हुआ है। इसीलिए पंडित जी ने सूर्य का उदय होना और बच्चे का माँ के पेट से बाहर आना, दोनों ही इस इलम का जरूरी अंग है। यानी कुंडली देखनी है सूर्य के समय पे, और बच्चे का पैदा होने के बाद ही बता पाओगे कि बच्चा किस्मत लेकर आया है या नहीं लेकर आया, या वो माँ के पेट से बाहर आ गया तो वो लड़का है लड़की है। और इसी को पेट में बच्चा, माँ के पेट में बच्चा, इसको मसनूई सूरज कहा जाता है। मसनूई सूरज होता है जिसमें बाकी ग्रहों की चीजें सिर्फ माता के शरीर से, यानी नाड़, यानी एम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए जाती है। क्योंकि जो सूर्य है, जो बच्चा माँ के पेट के अंदर है, वो मसनूई सूर्य की निशानी है। मसनूई सूर्य की निशानी होती है। अगर आपसे कोई ये पूछ बैठे ना कि जी बताइए जिंदा शरीर किसका है और मुर्दा शरीर किसका है, तो आपने यही बोलना है कि जिंदा शरीर भी सूर्य का है और मुर्दा शरीर भी सूर्य का है। लेकिन कंडीशन ये है कि माँ के पेट में जो बच्चे का बच्चा है वो मसनूई सूर्य का है वो भी सूर्य, लेकिन वो मसनूई सूर्य है। और जो जिंदा शरीर है वो सूर्य का है, और साथ में बृहस्पति का भी है क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन है। और जो मुर्दा शरीर है वो सूर्य का है, लेकिन साथ में शनि की ठंडक है, क्योंकि शनि की ठंडक यानी शमशान घाट जो है वो शनि का है। और शनि ठंडा होता है, यानी जिसका शरीर ठंडा रहेगा
उसका शनि और सूर्य का झगड़ा रहेगा। शनि सूर्य का इकट्ठा होना, शनि सूर्य का एक दूसरे को देखना, एक दूसरे के नक्षत्रों में होना, दशा महादशा में आना, तो आप देखेंगे ऐसे इंसान का बीपी लो हो जाता है, शरीर ठंडा हो जाता है। अक्सर उसको ठंड ज्यादा लगती है, क्योंकि शनि की जो ठंडक है वो सूर्य की गर्मी को ढक देती है। और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अगर आपकी कुंडली में किसी की भी सूर्य शनि का इस तरह का योग हो, तो आप वो देखते रहना। इसको आप इस तरह से भी ले सकते हो कि शनि सूर्य की राशि में कहीं पे भी बैठे, या शनि सूर्य के घर में बैठे, लगन में बैठे, या पंचम में बैठे, या सूर्य शनि के घर में बैठे, 10वें में बैठे, या 11वें में बैठे। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हो। तो बाकी ग्रहों की जो चीजें, 9 के 9 ग्रहों की जो चीजें है, वो माँ के पेट से होती हुई जाती है, जिसको हम एम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, नाल जिसको कहते हैं, नाल। इसीलिए सितारों का नक्शा या तस्वीर इंसान के दिमागी खानों पर बनती है। उसके बाद रेखाओं के रूप में हथेली पर आती है, जिसको मस्तक रेखा कहा जाता है। और फिर उसके बाद हाथों की रेखाओं पे, जिसको हस्त रेखा कहा जाता है। उन्हीं सितारों को ज्योतिष के रूप में कुंडली में रखा जाता है। यानी कि जो आपकी कुंडली में जो ग्रह हैं, वो आपके माथे की रेखाएं और आपके हाथों की रेखाओं के बारे में भी बताएगा। अगर किसी का सूर्य अच्छा है, तो आप देखेंगे कि उसका माथा चौड़ा होगा। ये जो माथा है, ये चौड़ा होगा, और उसके ऊपर एक नेचुरल शाइनिंग होगी। तो आप ये देख के बता देंगे कि भैया इसका सूर्य जो है वो अच्छा है, और इसका सूर्य या तो लगन में है, या 9वें घर में है, या तीसरे घर में है, या दूसरे घर में है, या 9वें घर में है। और आप उसको देखकर बता दोगे। और आप उसको ये भी देखकर बता दोगे कि भाई आपके घर में कोई सरकारी पैसा आता है। अब सरकारी पैसा ये जरूरी नहीं है कि वहां पे नौकरी से ही आएगा। सरकारी पैसा जो सरकार पेंशन देती है, जैसे बुजुर्गों को पेंशन देती है, या किसी विधवा को पेंशन देती है, वो भी सरकारी पैसा ही गिना जाएगा। इसी तरह से जो है, पंडित जी ने लिखा है कि पहले माथे की रेखाएं बनी, फिर हाथों की रेखाएं बनी, फिर कुंडली के 9 ग्रहों के अंदर उनको रखा गया। लाल किताब में दो जहान का जिक्र बार बार आता है। उसके लिए यह शब्द चांद सूरज फलकी दुनिया से जहान दो बन गया। गौर से देखे यानी 24 घंटे के दिन में सूरज और रात चांद। तो दिन जो समय है वो सूरज का है, और रात का समय जो वो चंद्रमा का है। यही दो जहान है, और इन्हीं दो जहानों में व्यक्ति की जिंदगी चलती है। यानी कि देश और विदेश, देश यानी सूरज, विदेश यानी कि पश्चिम, पश्चिम यानी कि चंद्रमा, चंद्रमा यानी कि रात, रात यानी कि शनि, और शनि के चेले राहु और केतु, वो भी अच्छे। तो विदेश में रहने वाले व्यक्तियों का राहु केतु शनि अच्छा होता है। और यहाँ पे जिसकी कुंडली में शनि राहु केतु चंद्रमा से मिलेंगे, ऐसा जातक या तो विदेश में काम करेगा, या विदेशी कंपनियों में काम करेगा, या अपने जन्म स्थान को छोड़ के किसी दूसरे राज्य में चला जाएगा। किसी दूसरे राज्य में जाना भी विदेश ही है। और विदेश में जाने वाले का चाहे राहु कुंडली में कितना ही अच्छा खराब हो, कभी भी बुरा फल नहीं देता, ना राहु, ना केतु, ना शनि। क्यों? शनि ईमानदार है। बाहर के देश में लोग ईमानदारी से काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, कर्म से काम करते हैं, और वो कभी किसी के साथ ज्यादा लगड़ा झगड़ा वगड़ा नहीं करते। जैसे कि हमारी पूनम दीदी अमेरिका में है इस समय। तो अमेरिका में लोग लोग एक्टिव रहते हैं, मेहनत करते हैं। ज्यादातर वो लोग साइकिल पे जाते हैं, या पैदल जाते हैं, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वही राहु केतु भारत के अंदर
क्योंकि राहु पश्चिम को, वहां पे राहु केतु क्यों अच्छे हैं, शनि क्यों अच्छे हैं, क्योंकि वो चंद्रमा का हिस्सा है। और जहां पे सूरज का हिस्सा होता है, वहां पे राहु केतु शनि अपना हमेशा से ही खराब रिजल्ट देंगे। क्यों? क्योंकि शनि सूर्य मंगल बुध, शुक्र खराब, और राहु और सूर्य का ग्रहण, और केतु और सूर्य में बाप बेटे की नहीं बननी। और ये प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप अप्लाई कर सकते हो, एक भी बात झूठ नहीं होगी। और ये कोई भी कुंडली पढ़ाने वाला या ज्योतिष पढ़ाने वाला इतनी बारीकी से आपको नहीं बताएगा जितनी बारीकी से मैं आपको बता दूंगा। कि अगर कोई व्यक्ति विदेश में सेटल है, तो आप छूटते कह देना भाई इसके शनि राहु केतु अच्छे हो गए, या इसके अच्छे हैं, या इसके शनि राहु केतु का संबंध सूर्य या चंद्रमा से है। क्योंकि आदमी एक देश को छोड़ के दूसरे देश में चला गया तो उसके लिए वो दूसरा जहान है। हम यहाँ पर हैं, इस समय पे भारत में रात है, अमेरिका में इस समय दिन है, तो वो दूसरा देश है, ये एक देश है। इसीलिए पंडित जी ने तो जो दो जहान का बोला है, वो दो जहान का मालिक बृहस्पति बोला है। बृहस्पति क्यों बोला? क्योंकि भाई बृहस्पति ब्रह्मांड का कर्ता धर्ता है, उसके अंदर ऑक्सीजन है। सृष्टि को चलाने का कारक ग्रह बृहस्पति है। क्योंकि जो जो चीज जीवित है, चाहे वो पेड़ है पौधे हैं, सब में बृहस्पति की ऑक्सीजन है। लेकिन बृहस्पति जो है वो सूरज और चांद के साथ चलता है। दो जहान का मालिक बोला है बृहस्पति को। और दो जहान बनते किससे हैं? वो सूरज और चांद से बनते हैं। लाल किताब में दोनों ही में बातों में फर्क है। कोई पूछे दो जहान का मालिक कौन है, आप छुटके बोलना जी बृहस्पति। और कोई बोले दो जहान बनाए किसने, इसके दो ग्रह कौन है, तो कहना जी सूरज और चांद। बस, अगर आपने इतना सा जवाब दे दिया, तो सामने वाले को ये पता चल जाएगा कि आपने लाल किताब को बड़े ध्यान से पढ़ा है, बड़े ध्यान से समझा है। और कुंडली में जिसका सूर्य चंद्र बृहस्पति अच्छे होते हैं, उसका शनि राहु केतु या कोई भी पापी ग्रह कभी कुछ नहीं बिगाड़ता, और जिंदगी में उसके ऊपर कभी कोई संकट नहीं आता। और वो सूरज की तरह चमकता है, चंद्रमा की तरह रोशनी उसकी चारों तरफ फैलती है, और बृहस्पति की तरह विशाल बरगद के पेड़ की तरह वो तरक्की करता है, जिसको हम बब्बर शेर का नाम लेते हैं। जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, कि जिन्होंने अपने दम पर सब कुछ किया, उनके लगन में ही चंद्र मंगल है, जो कि सूर्य के घर में है। और उनकी कुंडली में बृहस्पति उनके धन का, वाणी का और पंचम का मालिक है, जिसके कारण उनके लगन में चंद्र मंगल को बृहस्पति की भी मदद मिल रही है, सूर्य की भी मिल रही है। और नहीं यकीन तो आप अभी अपनी कुंडलियां खोल लो, प्रैक्टिकल देख लो, लगा लो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। अब पूनम दीदी हैं, पूनम दीदी को देख लो, इनकी कुंडली में देख लेना, कहीं ना कहीं शनि राहु केतु का जो संबंध है वो चंद्रमा से या इनका जो है सूर्य से हो रहा होगा, और चौथे घर के ऊपर एस्पेक्ट जा रहा होगा। ठीक है, जिसके कारण ये विदेश गई। पूनम दीदी ठीक है? ऐसा है। मैंने भैया इस पॉइंट ऑफ व्यू हेलो, से देखा नहीं, अब आवाज आ रही लगाकर है जी? देखूंगी। ये वाला ना लगाकर देखूंगी, मैंने देखा नहीं इस पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं नहीं, जब हम लाल किताब पढ़े तो आप सब अपनी अपनी कुंडलियां खोल के बैठना, ध्यान रखना कि हाँ आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ है। इतना तो पता है ना आपको कि हाँ, आपका बिल्कुल सूर्य बिल्कुल। शनि राहु केतु चंद्रमा कैसे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये मिलता है नहीं मिलता योग? ठीक है। इस तरह से जो है, चांद सूरज फल की दुनिया से जहान दो बन गया, गौर से देखो 24 घंटे के अंदर सूरज और चांद का ही दो जहान है। लाल किताब गैबी ताकत का जिक्र बार बार कर रही है। गैबी ताकत जो मिलती है, वो मिलती है बृहस्पति या राहु से। जिसका राहु स्ट्रांग होगा, जिसका राहु स्ट्रांग होगा, जैसे राहु 12वें में बैठे, राहु छठे में तीसरे में बैठे, तो उसको गैबी मदद मिलती है। या बृहस्पति 12वें में बैठे, या बृहस्पति अष्टम घर में बैठे, उसको गैबी मदद मिलती है। या शनि अष्टम में आ जाए, या अष्टम में खाली एक चंद्रमा आ जाए, तो उसको गैबी मदद मिलती है। या बृहस्पति और राहु कुंडली में इकट्ठे हो जाएं और खाना नंबर 1 से
7 तक हो तो उसको गैबी मदद मिलती है। या बृहस्पति और राहु खाना नंबर 12 में हो या खाना नंबर 9 में हो तो उसको गैबी मदद मिलती है। यानी गैबी मदद का मतलब होता है मुसीबत के समय पे कोई ना कोई उसको मित्र या कोई ना कोई रास्ते पे चलता हुआ मददगार उसको मिल जाएगा, जिसको इंग्लिश में गॉड फादर कहते कहते हैं। अब यहाँ पर जो है, यह वो ताकत है जो दूसरे जहान में दैविक शक्ति के रूप में हर पल मौजूद रहती है। अब दूसरे जहान में हर पल मौजूद कौन सी रहती है? भाई एक तो ये जहान है जहां हम आप लोग बैठ के पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। एक वो जहान है, आप मंदिर में गए, मंदिर में आपने आंखें बंद करी, आपने पूजा पाठ में ध्यान लगाया, आपने मेडिटेशन में ध्यान लगाया, तो एक तो वो जहान है जहां पे आप बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन उसी पल आपका जो दिल और दिमाग है वो परमात्मा से कनेक्ट हो जाता है और आप परमात्मा से बात कर रहे हो। जैसे रेकी हीलर होते हैं, स्पिरिचुअलाइजर होते हैं, लामा फेरा होता है, इसी तरह से आप दूसरे जहान में पहुंच जाते हैं। दूसरा जहान यानी आप आंख बंद करके जब परमात्मा से अपने मन ही मन बात करते हैं तो आप दूसरे जहान में पहुंच जाते हो। जिससे गैबी ताकत का मदद मिलती है। तो आपको एक ऊपर से हीलिंग पावर आती है जो आपको हील करती है, जो आपके कार्य में कोई ना कोई व्यक्ति को मददगार बनाते हैं, जिसलिए आप कह देते हो यार आज तो भगवान के आशीर्वाद से मेरा एक काम बन गया, या पता नहीं कौन सा ऐसा व्यक्ति आया जो भगवान का भेजा हुआ बंदा था, भगवान का बंदा भगवान का रूप बनकर मेरी जिंदगी में आया और मेरा काम बन गया। ऐसा होता है या नहीं होता? ठीक है, होता है। ऐसा ही होता है। ठीक है जी, इसको गैबी ताकत कहते हैं। ये वो ताकत है जो दूसरे जहान से देवी शक्ति के रूप में हर पल मौजूद रहती है। यानी कि जो बृहस्पति ब्रह्मांड में है, खाना नंबर 12 में बृहस्पति की ताकत मौजूद रहती है। अब गैबी ताकत का मतलब क्या होता है कि भाई आप सो गए, आपको रात को सपने में आपके सवाल का जवाब मिल गया, कोई ऐसी शक्ति आपको दर्शन दे गई, कोई ऐसी शक्ति आपको आशीर्वाद दे गई, इसको गैबी ताकत बोलते हैं। गैबी ताकत का मतलब ये भी होता है कि अचानक से आपका कोई पैसा है, मान लीजिए गोपाल जी ने मुझसे 5 लाख लेने हैं और मैंने उनका पैसा देना नहीं से मना कर दिया और वो भूल गए। उन्होंने कहा ठीक है सागर जी, आपका दिल करे तो देना, नहीं करे तो मत देना। लेकिन 10-20 साल बीतने के बाद अचानक से मैं गोपाल जी को बोलता हूँ गोपाल जी आपके पैसे वापस ले। इसको कहते हैं गैबी मदद, गैबी ताकत, जिसको आप भूल चुके हो, जिसको आप भूल चुके हो। भूल चुके का मतलब क्या होता है? परमात्मा कहता है ए बंदे, तू भले ही मुझे भूल जा, बट मैं तुझे नहीं भूलूंगा क्योंकि तुझको बनाया भी मैंने है, क्योंकि तेरा जन्म और मरण मेरे हाथ में है। इसलिए कहते हैं ना भगवान कि भैया भगवान भूखा उठाता जरूर है, भूखा सुलाता नहीं है। उसी को गैबी ताकत बोलते हैं। और इस ताकत का सबसे पहले जो ब्रह्मांड में सितारों यानी 9 ग्रहों से ज्योतिष के दायरे में आते हैं, 9 ग्रहों से ज्योतिष के दायरे में आते हैं। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वर्षफल। वर्षफल का मतलब होता है कि भाई कोई भी प्लेनेट आपकी कुंडली में वर्षफल, पक्की कुंडली में खराब घर में बैठा है, लेकिन वर्षफल के अंदर कोई साल ऐसा भी आता है जब वो प्लेनेट आपकी किस्मत को लेकर आता है या आपको धन देने के लिए बैठता है। जैसे अष्टम का शनि है, अष्टम का शनि वैसे तो कहा जाता है वहां पे मकान नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अगर यही अष्टम का शनि खाना नंबर 2 में आ जाए या खाना नंबर 11 में चला जाए तो ये आपका अष्टम का शनि आपकी किस्मत का मालिक बन जाएगा, तो उस वर्ष में वो आपको मकान बनाकर देगा, शनि से संबंधित आपको वो फायदा देगा। तो वो क्या हुआ? वो आपकी गैबी मदद हो गई कि आपने कोई प्लानिंग नहीं की हुई थी कि हमें गोल्ड खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, बट अचानक से आपके पास कहीं से पैसे का इंतजाम हुआ और देखते ही देखते आपने 5 करोड़ 10 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद ली। और ऐसा आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो बहुत ज्यादा गरीब रहे होंगे, लेकिन अचानक से वो अमीर हो जाती हैं, अचानक से वो प्रॉपर्टियां खरीद लेती हैं। वो होती है गैबी मदद। इस तरह से उस ताकत का आंसर
ज्योतिष के द्वारा फिर इंसानी जिस्म पर सबसे पहले दिमाग पर हुआ, जहां पे राहु का वर्चस्व रहता है और पूरी बॉडी को गवर्न राहु करता है। इसीलिए अगर दिमाग में चोट लग जाए, बंदा कोमा में चला जाएगा, तो बृहस्पति की सांसें तो चलती रहेगी क्योंकि वो जिंदा रहता है, बृहस्पति तब भी मौजूद रहेगा, लेकिन बाकी के सारे ग्रह डीएक्टिवेट हो जाएंगे। और राहु जो कोमा का कारक है, वो उसके जीवन में हमेशा रहेगा, जिसका उपाय मैंने आपको कल बताया था। वजन बराबर जो 4 नारियल और 18,000 राहु के यंत्र, 4 किलो राहु की ईंट और उसके वजन के चौथे हिस्से के बराबर दूध। जैसे ही आप ये करोगे, उसमें राहु शांत हो जाएगा और वो कोमा से बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन बृहस्पति की है, लेकिन ऑक्सीजन को प्यूरिफाइड करने का काम फेफड़ों का है और फेफड़े चंद्रमा के होते हैं। तो दिमाग में जब सोच आती है, विचार आती है, तभी आदमी गंदे कर्म करता है, जब वो शराब पीता है या मांस मच्छी अंडा खाता है। और जब तक उसके दिमाग में कोई गंदी ख्यालात नहीं आएंगे, वो कुछ नहीं करेगा। और राहु के भूचाल को चंद्रमा ही रोक सकता है। इसीलिए कहा जाता है, राहु जिसका खराब हो, उसको माथे पे दूध का टीका लगाना चाहिए, या दूध से नहाना चाहिए, या दूध मसल के सर पे नहाना चाहिए, नारियल के तेल की मालिश करनी चाहिए। अगर आप नारियल के तेल की मालिश सर पे करते हैं तो राहु अच्छा हो जाएगा, और सरसों के तेल की मालिश तलवों पे करते हैं तो शनि अच्छा हो जाएगा। दोनों ही चीजें मैंने आपको बता दी है। और अगर गाय के घी की मालिश पूरे शरीर पे करते हैं, सिर्फ तलवों को छोड़ के, तो आपका सूर्य, बृहस्पति, चंद्र, शुक्र, मंगल ये अच्छे हो जाएंगे। ठीक है। इसीलिए पुराने जमाने में लोग नाभि में नहाते समय नाभि में और नाक के अंदर और कानों के अंदर देसी घी लगाते थे। तो देसी घी जो है, वो प्योरली प्योरली शुक्र, चंद्र और बृहस्पति का है। अब यहाँ पर जो है, इस ताकत का प्रभाव सबसे पहले ब्रह्मांड में सितारों से, 9 ग्रहों से ज्योतिष के दायरे में आया। फिर उस ताकत का असर इंसानी जिस्म पर, पहले दिमाग पर हुआ। और ये बात क्लियर करना बहुत जरूरी है कि इसी दिमाग को पंडित जी ने 42 हिस्सों में बांटा है, जिसको दिमागी खाने कहते हैं। और 42 हिस्सों का मतलब है 42 साल की उम्र, राहु की उम्र। इसीलिए पंडित जी ने दिमाग को 42 साल की उम्र तक बोला है, और 42 साल की उम्र तक व्यक्ति का दिमाग बहुत तेज काम करता है। और उन्हीं हिस्सों में ग्रहों का अपना अपना प्रभाव रहता है, क्योंकि दिमाग में हर ग्रह का अपना प्रभाव है। आपने सोचा, राहु बुध एक्टिव हुआ, आपके विचार अच्छे हुए, बृहस्पति हुआ, आपके दिमाग में अच्छा सोचा, मन में दया आई, चंद्रमा अच्छा हो गया। तो इसी तरह से सारे ही 9 के 9 ग्रह जो है आपके उसमें दिमागी खानों के अंदर घूमते हैं, और जिनका संबंध यहाँ पर पंडित जी ने बताया है। मैं आपको, आप ये सोच रहे होंगे कि 3-4 दिन से मैं आपको सिर्फ यही चीज पढ़ा रहा हूँ। क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि पंडित जी ने जब किताब को लिखना शुरू किया, तो यही सबसे पहले चीजें लिखी। और ये कुंडली का बेस है, कुंडली की ग्रामर की जड़ है, रीढ़ की हड्डी है। ये चीजें अगर आपको नहीं पता होगी, तो आप ग्रामर कितना ही पढ़ लो, आप उसके अंदर अपनी पकड़ को मजबूत नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर दिमागी खानों का असर उसी शक्ल में हथेली की रेखाओं पर आ गया। यानी कि हथेली की जो रेखाएं हैं और दिमागी खानों की जो रेखाएं हैं, वो एक जैसी ही होती है। चंद्र और सूर्य को दो सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रह बताया गया, और इन्हीं की चाल से दो जहान, दिन और रात बने, उसका निर्माण हुआ। और बाकी के ग्रहों के साथ लेकर ज्योतिष विद्या शुरू हुई। यानी कि कुंडली के अंदर जो सबसे, इसीलिए पंडित जी ने ज्योतिष विद्या के अंदर लगन कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली को सब, कि हम जो है क्यों किसी की कुंडली की प्रिडिक्शन को ढंग से नहीं कर सकते। देखिए, रूल ये है
कोई जातक आपके पास आता है, आप उसकी लगन कुंडली जरूर देखिए, और लगन कुंडली के अंदर देखिए भी उसका ग्रह कहाँ बैठा है, उसको कौन सी दशा महादशा है, लाल किताब के अनुसार, वैदिक के अनुसार। फिर अगर आपको लगता है कि नहीं, लगन कुंडली के अंदर उसका बृहस्पति बहुत उच्च का होकर बैठा है, चौथे घर में है, कर्क राशि का ही है, लेकिन उसको फल नहीं मिल रहा, तो फिर आप देखिए कि चंद्र कुंडली से क्या उसका बृहस्पति अष्टम में है। अगर अष्टम में है तो यानी कि उसको कष्ट आ रहा है। फिर उसको देखिए सूर्य कुंडली से क्या उसका बृहस्पति अष्टम में है, तो फिर आपको कुंडली के 8वें घर के बृहस्पति का उपाय करवाना है। अब 8वें घर के बृहस्पति का उपाय लाल किताब में क्या है कि भाई 800 ग्राम चने की दाल को मंदिर में छोड़ो, लेकिन आपने मंदिर में नहीं करवाना, क्योंकि लगन कुंडली के अंदर बृहस्पति कर्क राशि में चौथे हाउस में है। तब आपको उपाय वहां पे क्या करवाना है कि 400 ग्राम चने की दाल को जल प्रवाह करवाना है, या 800 ग्राम चने की दाल को जल प्रवाह करवाना है, जिससे कि चंद्र कुंडली से और सूर्य कुंडली से अष्टम का जो बृहस्पति है वो चौथे में पहुंच जाए, और फिर लगन कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली से उसका बृहस्पति उसको अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर दे। और उसके साथ साथ आपने क्या करना है कि बृहस्पति जिस राशि में उच्च का बैठा हुआ है, चंद्रमा की कर्क राशि में, उसके जो आपके चंद्रमा का जो ग्रह है वो कर्क राशि का जो ग्रह है वो है चंद्रमा। तो चंद्रमा को देखना बहुत जरूरी है, वो कहाँ बैठा है। अगर वो खराब ग्रह घर में बैठा है तो चंद्रमा की वस्तु आपको मंदिर में देनी है। मंदिर में देने से क्या होगा, चंद्रमा उच्च का हो जाएगा, तो क्या होगा, चंद्रमा दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएगा जो बृहस्पति का अपना घर है, और बृहस्पति चंद्रमा के घर में बैठा हुआ है जो कि उसका उच्च का है। तो दोनों ही ग्रह फिर आपकी मदद करने लग जाएंगे, और आप देखेंगे लाल किताब के छोटे से उपाय से जातक के जीवन में सुख समृद्धि आनी शुरू हो जाएगी। और अगर उसको बीमारी का कष्ट है, या उसको कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो फिर आपने जो है काले रंग की उड़द की दाल 200 ग्राम मंदिर में हर शनिवार को रखना शुरू कर दो। तो उसकी जो प्रॉपर्टी की जो समस्या है, जो भी झगड़ा है, वो खत्म होना शुरू हो जाएगा, और उसके राहु केतु की जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शनि जब दूसरे घर में पहुंच जाएगा तो वहां पे वो राहु और केतु को भी कंट्रोल कर लेता है। ये रेमेडियाँ आपको मैंने बताई है, क्या ये रेमेडियाँ आपने सुनी है? इस तरह से बनाते हुए रेमेडी कभी सुनी, कभी देखी? क्योंकि बीच में आप लोग भी अपना जो एक्सपीरियंस है शेयर जरूर करना। तो इसी तरह से पंडित जी ने यहाँ पर जो है दिमागी खाने, हथेली की रेखाएं, चंद्र सूरज के दो ग्रह, इनकी चाल से ही दो जहान, दिन और रात को कहा, उनका निर्माण, फिर ग्रहों को साथ लेकर ज्योतिष विद्या शुरू हुई। जैसे किसी की वाणी में किस ग्रह का अधिक प्रभाव, या दूसरे की लिखावट से किस ग्रह का अधिक प्रभाव होना नजर आता है। इस तरह एक व्यक्ति के चलने का तरीका आदि, और उसके लक्षण, बॉडी की लैंग्वेज, उसके माथा, नाक, मुंह, इस चीज का महत्व ज्यादा है। कई बार कुंडली में ग्रहों की स्थिति कुछ और बात कह रही होती है, लेकिन व्यक्ति की वाणी, उसका शरीर कुछ और बात बोल रहा होता है। तो दोनों ही तरह से आपने व्यक्ति से पूछना है, और इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। दिमाग के खानों को जो है दायां हिस्सा यानी सूर्य, और बायां हिस्सा कहा गया यानी चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा यानी 42 साल को अगर हम डिवाइड करें तो 21-21 साल हो गया। 21-21 साल का मतलब है सूर्य की दो उम्र, सूर्य की दो उम्र जिसके अंदर राहु का ग्रहण लगता है। तो ऐसे में अगर जातक सूर्य को जो ग्रहण लगाता है वो लगाता है राहु, तो ऐसे में अगर आपकी कुंडली में सूर्य बहुत ज्यादा खराब है, तो आप उस जातक को ये कह सकते हैं कि 21 साल, फिर सूर्य के मित्र की उम्र 24 साल, और सूर्य का जो बृहस्पति मित्र है 16 साल, यानी 16 साल की उम्र से ही वो जातक तकलीफों में चल रहा है, क्योंकि राहु जो है वो सूर्य को ग्रहण लगाता है।
और उस जातक को 42 साल की उम्र तक ज्यादा तकलीफें रहेंगी। या तो वो सब कुछ बर्बाद कर देगा, या पागल हो जाएगा, या दिमागी खराबी आ जाएगी, या पिता की मृत्यु हो जाएगी, या पिता से अलग हो जाएगा। वहां पे वो दिक्कतें उसको आ जाएंगी। इसलिए राहु को कंट्रोल चंद्रमा करता है, और चंद्रमा यानी कि चांदी, और उसकी गोलाई बुध, और जो है चांदी का जो रंग सफेद है वो चंद्रमा है, उसकी जो ठंडक है वो चंद्रमा है। लेकिन ठंडक कब होती है? शनि की रात में। तो चांदी जो है एक्चुअली में शनि की है। चांदी शनि और चंद्रमा को रिलेट करती है। चांदी जो है वो शनि की होती है। क्यों? क्योंकि चांदी के ऊपर जो ठंडक है और जो सफेद है वो चंद्रमा है। लेकिन जब चांदी को तोड़ोगे तो अंदर आपको काले रंग का रंग मिलेगा, वो शनि है। जिसको पहाड़ यानी काला पहाड़, जिसके ऊपर चंद्रमा की ठंडी बर्फ की चद्दर लिपटी हुई है। तो जब बर्फ पिघलती है तो आप देखते हैं कि शनि आ जाता है। तो शनि का मतलब है, जब व्यक्ति के शरीर पे जब चंद्रमा की तासीर बढ़ती है या दिमाग ठंडा होता है, तो शनि का कालापन जो है उसका शांत हो जाता है। और नहीं तो आप चंद्रमा यानी पानी, जब आप पानी किसी भी चीज को, गाड़ी को या धूल भरे कपड़े को पानी से धोते हैं, तो आप देखेंगे कि धूल हट जाती है और असलियत में कपड़े का रंग निकल आता है। इसीलिए चंद्रमा और शनि को विष योग कहा गया है। इसीलिए जो है शनि और चंद्रमा को कीमोथेरेपी कही है, कैंसर कहा है। और इसीलिए बोला गया है कि शराब के नशे को चाय के अंदर पानी मिला के पीते हैं, ताकि उसकी तासीर हल्की पड़े और वो शरीर को ज्यादा नुकसान ना दे। यही व्यक्ति के चलने का तरीका, सब लक्षण है। व्यक्ति की वाणी पुष्टि मैं बता चुका हूँ, दायां हिस्सा बायां हिस्सा बता चुका हूँ आपको। अब बाएं हिस्से के ग्रह हथेले के हिस्से पर नजर आया करते हैं। जो दिमाग का जो लेफ्ट हिस्सा है उसके जो हिस्से हैं, वो बाएं हिस्से के ग्रह हथेली पर नजर आते हैं। और आपको एक बात बता देता हूँ, बायां हिस्सा जो है वो हमारा चंद्रमा का भी होता है, क्योंकि हमारा हार्ट लेफ्ट साइड होता है। और बायां हिस्सा जो है वो हमारा बाएं हाथ की हथेली पर आता है। और बाएं हाथ की हथेली जो है ये स्त्री की है। इसीलिए स्त्री को हमेशा बाएं हाथ में कोई भी रत्न पहनाया जाता है। इसीलिए स्त्री जो कि बायां हिस्सा चंद्रमा और बायां हिस्सा दिमाग का राहु का, इसीलिए राहु और चंद्रमा जो है वो लेफ्ट साइड पे ज्यादा अटैक करते हैं। और दिमाग के खानों की छाप हथेली पर आ गई, और सितारों का प्रभाव या जमाना हुआ। इस तरह से ये जो है स्थिति बनी, और इसके अनुसार सबका सब प्रभाव जन्म कुंडली में आ गया। हथेली के चारों हिस्से, कुंडली के चारों हिस्से हुए। हथेली के चार हिस्से कौन से हैं? एक, दो, तीन, चार। इस तरह से ये स्थिति हुई। चारों उंगलियों की 12 गांठें गिनी गई। ये एक, दो, तीन, चार। इसको नहीं गिनते कभी भी। चारों की अंगुठी 12 गांठें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये गांठें हैं आपकी। अंगूठा इन सबसे अलग होता है, अंगूठे को कभी नहीं गिनते। जो कि कुल हथेली का महवर या धुरा। अंगूठे को जो है हम केतु मानते हैं। अंगूठे को इस पूरे हाथ का किल्ला मानते हैं। जैसे हम डन करते हैं, या अंगूठे के बिना हमारा कुछ नहीं। हम रोटी खाते हैं, पेन पकड़ते हैं, अंगूठे की बहुत महत्वपूर्ण है। बिना अंगूठे के हाथ का कोई वजूद नहीं है। इसीलिए जिस तरह से चक्की के अंदर अगर डंडा ना हो या सेंटर में कील ना हो, तो चक्की के दो पार्ट नहीं घूम सकते। तो अंगूठा हमारे हाथों को घुमाता है। आप कोई गाड़ी चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, कुछ भी लिखते हैं, अंगूठे की बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंस है। तो इसीलिए
इसको किल्ली जानी, और यही अंगूठा दुनिया के पाप और पुण्य का पैमाना ठहराया गया। ये अंगूठा जो है, ये पाप और पुण्य का पैमाना है। तो कुंडली का खाना नंबर 2 बना, यानी ये जो अंगूठा है ये कुंडली का खाना नंबर 2 है, और धर्म स्थान के नाम से जाना गया। अंगूठा जो है धर्म स्थान के नाम से जाना गया। ये अंगूठा ही है जो ऐसे अगर डन कर दे तो आदमी जीत का प्रतीक होता है, और अंगूठा टिका दे तो आदमी अपना गिरवी हो जाता है। जो ऐसे करता है उसका राहु केतु स्ट्रांग है, और जो अंगूठा ऐसे करता है बार बार, यानी कि जो सबके सामने गिड़गिड़ाता है, उसका राहु केतु खराब है। ये कुंडली का फरमान नंबर 2 था। इसके अंदर आपको समझ आया तो आप कुछ भी अपना विचार वगैरह दे सकते हैं। हो सकता है मेरे समझाने में कोई कमी रह गई हो, मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ, गलतियों का पुतला हूँ। गोपाल आया जी, समझ सर। गोपाल जी क्लियर हुआ, कुछ समझ आया? हेलो पूनम दीदी, कुछ समझ आया? हाँ हाँ जी सर, आ रहा है समझ, समझ आ रहा बीच बीच में मैं कुछ रेमेडी के तौर पे भी टिप्स दे रहा हूँ। है, बहुत अच्छा। कोई अगर आप पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि ये फरमान नंबर 2 खत्म हो गया है। नहीं सर। देखिए ये जो हथेली है ना, ये जो है शुक्र जी। का पर्वत है। ये शुक्र के पर्वत में अगर हमारी लाइन ऐसी स्ट्रेट है, ठीक है, तो हमारा मंगल नेक है, क्योंकि यहीं पर मंगल की रेखा भी है। अगर सीधी है तो मंगल हमारा नेक है, और अगर ये क्रॉस है, ऐसे है और ऐसे क्रॉस है, स्क्वायर बने हुए, तो हमारा मंगल बद होता है। मंगल नेक वाले का जो है राहु भी अच्छा होता है, और मंगल बद वाले का राहु भी खराब होता है। मंगल सर। नेक वाले का। जी सर। सर, मंगल बुध का जो है कोई अच्छा उपाय? मंगल बद का अच्छा उपाय ये है कि आप जितना अपने आप को शांत रख सकते हो, जितना आप अपने कूल रख सकते हो, अब एक बात बताओ जी, आप सांड को बोलो कि तू भाई जितना टक्कर सा... मत मार, तो बेचारा मारना नहीं थोड़ी देखिए, छोड़ेगा। मेरी बात सुनिए। मेरी बात सुनिए। मैं देखिए, मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, या चलिए हम सब मिलकर पढ़ रहे हैं, या मैं ही पढ़ा रहा हूँ। अब मैं इस ग्रुप में 10 जनों को पढ़ा रहा हूँ, मैं सबको एक जैसा पढ़ा रहा हूँ, सबको अपनी तरफ से अच्छे समझा रहा हूँ। लेकिन अब इस 10 के 10 क्या मेरी हर बात को समझ पा रहे हैं, या हर बात को कैच कर पा रहे हैं? नहीं। सुन सभी रहे हैं, लिख सभी रहे हैं, लेकिन हर इंसान अपने स्वभाव के अनुसार मेरी बात को समझेगा, मेरी बात को अपने स्वभाव के अनुसार ही आगे जाके एक्सप्लेन करेगा। तो हम किसी का स्वभाव नहीं बदल सकते। मंगल चौथे घर में आने से नीच का हो जाता है। वो आग है, और आग का काम है पानी को जलाना, पेट में एसिड तेजाब बनाना, तो वो उसका स्वभाव है। हम उसके स्वभाव को उसी की तासीर की चीजें देकर तो बदल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही मंगल 10वें घर में चला जाए तो वो उच्च का है, उसका स्वभाव है कि वो आपको सेनापति बनाएगा। तो एक सांड है, उस सांड का स्वभाव है कि जब उसको गुस्सा आएगा तो भगवान ने उसको सींग दिए हैं टक्कर मारने के लिए, वो टक्कर मारेगा। लेकिन अगर उसकी जगह पे किसी कुत्ते को ले आए तो कुत्ता टक्कर नहीं मारेगा, कुत्ता काटेगा। तो इसी तरह से लाल किताब के अंदर हमारे बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, बहुत बड़े बड़े ज्ञाता हुए हैं,
कि जैसे कि अगर मैं पूनम दीदी को कोई भी चीज समझा रहा हूँ, तो पूनम दीदी समझ तो मुझसे रही है, लेकिन उनके दिल और दिमाग में अपने ही स्वभाव और नेचर के अनुसार उस चीज को कैप्चरिंग की ताकत चल रही है। वो अपने हिसाब से समझ रहे हैं। गोपाल जी अपने हिसाब से समझ रहे हैं, जुगल जी अपने हिसाब से समझ रहे हैं। तो सबके समझने का तरीका अलग है। ठीक है। तो या सर तो मैं सबके हिसाब से अलग अलग समझाऊं, या फिर मैं अपने हिसाब से समझाऊं और सब अपने अपने हिसाब से समझे। तो वो एक मंगलबद्ध की कंडीशन है। तो उसमें क्या है कि भाई आप जो है, कहते हैं ना कि कुछ तुम झुको कुछ हम झुके। तो आप अपने आप को सात्विक रखो, अपने आप को जो है हल्के कपड़े पहनो, अपना खाना पीना कंट्रोल करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, प्राणायाम करो। ठीक है। जो भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहीं भी नजर आता है वहां पे झुक के प्रणाम करो, सबको राम राम करो, चाहे बड़ा है छोटा है, हर धर्म की इज्जत करो। ठीक है। पेड़ पौधों की रक्षा करो, दीन दुखियों की मदद करो, पक्षियों को दाना, कुत्तों को रोटी, कौओं को कुछ भी, गाय कुत्तों की सेवा करो। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका मंगल बद मंगल नेक में तब्दील होता चला गया। और सर सबसे बड़ा मंगल। मैंने जी। ये इसलिए पूछा सर कि मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनका मंगल बद है, या ये हम्म। समझे उनकी नेचर ऐसी है। तो अब नेचर को, भई अच्छी बातें जो आपने बताई, सारी अच्छी बातें हैं, तकरीबन लोग जानते हैं, माँ बाप भी अपने बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन बच्चे तो कई बार नहीं मानते। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो अब मंगल मतलब बद वालों की नेचर ही ऐसी है, तो उनको हम्म। ऐसा क्या किया जाए कि मेरा सवाल सिर्फ ये था। हम्म। बाकी तो आप ये तो बात ठीक है भाई, अगर नेचर सुधारेंगे तो सुधर ही जाएगा, लेकिन नेचर सुधरती ही नहीं। जी। अ, देखिए, मंगल बद का सबसे अच्छा उपाय है बरगद के पेड़ की सेवा। सबसे अच्छा उपाय बरगद के पेड़ की सेवा। मंगल का सबसे अच्छा उपाय है अपने माथे पे दूध का त्रिपुंड बनाना, यानी ऐसे दूध लिया, ऐसे रगड़ा और ऐसे रगड़ दिया। अपनी नाभि पे दूध लगाना कच्चा। नीम के पेड़ की सेवा करना। मंगल बद का सबसे अच्छा उपाय है कि सुबह जाके दौड़ लगाना, एक्सरसाइज करना, शरीर से पसीने को निकालना। मंगल बद का सबसे अच्छा उपाय है दवाइयों का दान देना, अपने खून का दान देना, ब्लड डोनेट करना। हॉस्पिटल में या मंगल बद का सबसे अच्छा उपाय है कि आप वॉक करो, हरी घास पे चलो। मंगल बद का रत्नों के अंदर सबसे अच्छा उपाय है कि आप चांदी में पन्ना पहने, क्योंकि पन्ना जो है वो ठंडा ग्रह है, नपुंसक ग्रह है, और मंगल बद वाले के गुस्से को ठंडा कर देता है, शांत कर देगा। और नहीं तो चांदी का एक चौरस टुकड़ा अपने गले में पहनो। और उसका सबसे अच्छा और असरदार जो उपाय है वो ये है, हर महीने की पूर्णमासी को आप गंगा स्नान करो, और गंगा स्नान करके उसमें 4 किलो जो जल प्रवाह करो। 4 किलो जो जल प्रवाह करो। जो उसमें 4 किलो जो और 4 किलो दूध जल प्रवाह करो, तो आपका मंगलबद ठंडा होता चला जाएगा। मेरे को सर कभी किसी ने मतलब मैं कहीं किसी की कोई ऐसी गोष्ठी या पता नहीं कुछ अटेंड किया था, तो हम्म। अब मुझे याद नहीं आ रहा। तो मंगल बद का एक उपाय उन्होंने बताया था, 3 धातु का छल्ला। सर, 3 धातु का छल्ला, इसका अच्छा उपाय है सूर्य, चंद्र और मंगल, यानी सूर्य, चंद्र और मंगल को मिलाकर उसको छल्ला क्या बना, बुध, बुध का छल्ला बनाकर। ठीक है। और अगर आप 3 धातु का छल्ला नहीं पहन सकते, तो जो आपकी सबसे छोटी उंगली है उसमें, या सबसे जो रिंग फिंगर है उसमें, या चांदी अंगूठे में, हाथ के अंगूठे में चांदी का छल्ला पहन सकते हो, तो वो भी मंगलवत को कंट्रोल कर देता है। ठीक है जी। ये, हाँ जी। और मंगल बुध वाले को सबसे अच्छी आदत तो ये होती है
अच्छी कह लो गंदी कह लो, कि वो चाहे कितने ही अच्छे घर में पैदा हो लेकिन वो अपने दांतों को खराब कर लेगा। यानी वो पान बीड़ी सिगरेट गुटखा खाएगा ही खाएगा। और मंगल व्रत का एक और उपाय बताऊं आपको। कत्था लो, कत्था जल प्रवाह करो। अच्छा, कत्था कितना? हाँ जी। या जितना मर्जी ले लो, या पान, मीठा पान जो होता है ना, मीठे पान, हाँ हाँ। मीठे पान या तंबाकू वाले पान बनवाकर, जो पान खाते हैं ना लोग, उनको हम्म। बांटे, उनको पान बांटे। वैसे एक बात आपने बिल्कुल सही कही है सर, क्योंकि मैं जिनको भी जानता हूँ मंगल व्रत वालों को, वो नशा जरूर करते हैं। सर मंगल व्रत का तो है ही नशा। और एक बात बता दो, चलो आज आज मैं आप सबसे पूछता हूँ, आप सब हिंदू धर्म से रिलेटेड, मंगल व्रत किसका था? मंगल व्रत किसका था? किसका था? आज मैं जो है, ये परीक्षा ही समझ लो कि भी आप लोगों ने बहुत लोगों से विद्या ली है, जाति सीखा है। मंगल व्रत किसका था? सबसे कठोर मंगल व्रत किसका था? और आज मैं आपको सबसे अच्छी रेमेडी बताऊंगा और आपको दिखा दूंगा कि वाकई में मंगल व्रत टूट जाता है। दो र, शब्द बोलने से ही टूट जाता है। रावण का कह सकते हैं सर? नहीं, हनुमान का। अच्छा, उनका मंगल व्रत था जी? बिल्कुल, 100,000% मंगल व्रत था। क्योंकि अच्छा, तो मंगल जब व्रत, उसको याद दिलाई गई वो तब टूटा सुनो वो? अब बताता हूँ। मंगल व्रत वाला जिद्दी होता है, ताकतवर होता है, सांड जैसी, हाथियों जैसी ताकत होती है, अकल नहीं होती उसके अंदर। जो बुद्ध होता है ना, वो नहीं होता उसके अंदर। और मंगल बुध वाले की बहन बेटी बुआ मौसी दुखी रहती है। मंगल बुध वाले को एक ही चीज आती है कि जाट बुद्धि, जिस जो कि 16 दूनी 8 बोलता है। उसको अकल नहीं है कि मेरा कहाँ पे भलाई है, मेरी कहाँ बुराई है। नहीं, उसके हाथ में हथियार दे दो, बस उसको चलाने से मत दो। ये करोगे और उसकी शक्ति का सही इस्तेमाल करोगे तो मंगल बद वाला ही इस धरती पे राज करता है और मंगल बद वाले ही राजा बने हैं। तो जब हनुमान को उसकी शक्ति याद दिलाई गई तो उसको मंगल बद उसका टूट गया और उसने अपनी शक्तियों का अच्छा इस्तेमाल करके माँ सीता की खोज करी और रामचंद्र से मिलान करवाया। और मंगल बद वाले को हमेशा से ही प्रभु श्री राम का नाम लेना चाहिए, राम राम बोलना चाहिए। और आपने देखा होगा बहुतों से लोगों को आदत होती है प्रभु जी बोलने की। होती है ना प्रभु जी बोलने की, गोपाल जी, होती है ना। हाँ हाँ सर, हाँ। हाँ, तो जो प्रभु जी, प्रभु आप जब सबको ये बोलने लगे, अरे प्रभु जी राम राम जी, प्रभु जी राम राम जी, तो मंगल बद टूटना शुरू हो जाएगा। और भगवान हनुमान जी सिर्फ और सिर्फ इस ब्रह्मांड में रामचंद्र जी को ही प्रभु बोलते थे। ठीक है। और मंगल बद वाले को ऐसी तस्वीर अपने घर में ईस्ट में लगानी चाहिए जिसमें हनुमान ना पा चाहिए। क्योंकि मंगल बद वाले के घर में पेट की सर्जरियां होती हैं, गॉल ब्लैडर रिमूव होते हैं, अल्सर तेजाब बनता है, हर्निया किडनी के ऑपरेशन होते हैं। अब नहीं यकीन, उठा के देख लो। मंगल बद वाले का जमीन अगर वो ले ले या प्रॉपर्टी ले ले तो उसमें उसकी कोर्ट कचहरी होती है या उसकी जमीन प्रॉपर्टी को कोई ना कोई हथिया लेता है और उसको मंगल वाले को 42 साल से 48 साल शुरू हो जाता है वो। क्योंकि मंगल बुध वाले का राहु बहुत स्ट्रांग होता है। राहु यानी उसके दिमाग में कुछ नहीं आता, बस उसके दिमाग में एक ही चीज आती है, लड़ना झगड़ना और अपनी जिद को ऊपर रखना, बस। सर एक बात बताएं, 28 से 33 में अगर किसी बच्चे का है, तो 28 से 33 में ज्यादा दिक्कत करेगा? नहीं, वो सबसे ज्यादा दिक्कत करेगा जब वो राहु की उम्र में और बुध की उम्र में आएगा, 34 साल की उम्र में आएगा तब। अच्छा, अपनी ऐसे मंगल की उम्र में नहीं? नहीं, मंगल की उम्र में इतना दिक्कत नहीं करेगा। मंगल की उम्र में जो दिक्कत करेगा ना, उसमें उसकी दिक्कत खत्म हो जाएगी, उसको रिकवरी मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही वो 34 साल की उम्र में आएगा, उसकी दिक्कत इतनी बढ़ जाएगी कि उसको संभाल पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओके। और मंगल बुध वाले की सबसे बड़ी निशानी बताता हूँ, माथे पे, दांतों में
दांत टूटे होंगे, दांतों में प्रॉब्लम होगी, माथे पे चोट का निशान होगा या ठुड्डी पे चोट का निशान होगा, ठीक है। और उसके घर में उसकी बहन, बेटी, बुआ, मौसी, चाची, ताई को तकलीफ होगी, और किसी ना किसी को ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर या टीबी या कैंसर, ऐसी बीमारियां रहती हैं। और उसके मामा, उसके चाचा, उसके मामा, उसके ताऊ तकलीफ में रहते हैं। अब गोपाल जी, इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई है, आप लगा कर देख लो, एक एक चीज आपको मिलेगी। नहीं सर, बिल्कुल मैंने बताया आपको। मैंने तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि नशा जो है वो तकरीबन लोगों में देखा ही देखा है जी। और मंगल नेक वाला नहीं करता। हाँ जी। ये भी एक निशानी है कि अगर आदमी नशा नहीं कर रहा तो उसका मंगल बद नहीं होगा। देखिए, लाल किताब ये कहती है, आपको अगर लाल किताब ढंग से आ गई और आपने पढ़ लिया, तो आपको किसी की कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी सम्मेलन में या इवेंट में भी बैठे होंगे ना, शादी ब्याह में भी जाके जाओगे, तो आप उसका चेहरा देखते ही बता दोगे कि इसके घर की क्या स्थिति है, इसके ग्रह कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, और ये क्या काम करता है, और ये कैसा बंदा है, अच्छा है या खराब है, आप देखते ही बता दोगे। और शायद मैंने आप आज कल जितने दिन से हमारी क्लास चल रही है, उसमें कुछ कुछ सिम्टम में ऐसे आपको बता भी रहा हूँ कि देखो ऐसे पहचानते हैं आदमी को, ठीक है ना। और सुनो, मंगल बद वाले की एक चीज और बताता हूँ। मंगल बद वाले का जो काम होगा, वो जिम में जरूर जाएगा, पहलवानी जरूर करेगा, और उसका कद जो है वो गिट्ठा होगा, ज्यादा बहुत हाइट का कद नहीं होगा उसका, यानी कि 5 फुट 5 इंच तक ही उसका कद होगा। और शरीर का हैवी हो जाएगा, उसकी थाई हिप जो होती है ना, हिप पोर्शन बहुत हैवी हो जाएगा, और वो जो है जिम जरूर जाएगा, अखाड़ा वगैरह जरूर करेगा, और मंगल नेक वाला नहीं करेगा। मंगल बद वाले के ये कंधे बड़े स्ट्रोंग होंगे, और मंगल नेक वाले के नहीं होंगे। मंगल बद वाले को तलवार चलानी, हथियार चलाना बहुत अच्छा आता होगा, और मंगल नेक वाले को कलम चलानी बहुत अच्छी आती है। क्लियर हुआ? आज सब आए बिल्कुल सर, नहीं, बिल्कुल मजा आ गया। आज सब आए नहीं, चलो नहीं आए तो मेरा क्या सर लेंगे, अपना ये नुकसान रिकॉर्डिंग करेंगे। का नशा जो है बड़ा बेकार है। रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगी, सुन लेंगे कभी भी। तो मैं तो इसीलिए तो मैं जूम पे नहीं लेता था क्लास, गूगल मीट पे इसीलिए तो लेता था कि आओ, पढ़ो, सीखो। लेकिन चलो, कोई नहीं, अगर रिकॉर्डिंग से ही पढ़ने लगते, तो शायद आज तक दुनिया में इतने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ना बनती, जहाँ पे हजारों साल बच्चे जाते हैं, पढ़ते हैं। सर असल में क्या है जी, आज इससे लाल किताब मेरा तो ये है। अब जैसे आप आपने क्लास पढ़ाई है, अब इसको 2-3 बार जब तक नहीं सुनेंगे ना ये खोपड़ी में। अब आप गोपाल जी सच्चाई बताइए, देखिए हम्म। आपने तो लाल किताब पढ़ी भी है, औरों से भी पढ़ी है, क्या हम्म। मंगलवत की जो क्लियरिटी से कंडीशंस मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी कंडीशंस कोई बताएगा? और नहीं, मैं आपको आपने बिना काफी, कुंडली, मतलब आपने काफी उपाय भी बहुत बताए हैं सर। फिर, और मैं आपको और डिटेलिंग में बता रहा हूँ। एक जो आपने हनुमान जी की बात बताई है, ये तो हमारे दिमाग में भी नहीं थी जी, और वाकई में लॉजिकली ठीक है। और इसको तकरीबन जिद्दी मतलब ये स्वभाव सही कह रहे हो, जिद्दी होता ही है मंगलवत का। और इसका सबसे अच्छा उपाय है, उसको बोलो राम 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 जपे, हनुमान चालीसा पढ़े, बस, दैट्स इट, और हम्म। कुछ नहीं। और मंगल बद वाला, आज लिख लो, मंगल बद वाला 50 साल की उम्र के बाद करोड़पति बनता है। अच्छा। ये भी बात है, ये भी सच्चाई है, डेफिनेटली सच है। और मंगल बद वाले का राहु छठे घर में, तीसरे घर में मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, और ऐसे भी लोग होते हैं या सर। मंगल, या मंगल उसका राहु के साथ मिलेगा, या मंगल उसका राहु के घरों में मिलेगा, छठे में मिलेगा, तीसरे में मिलेगा, या 12वें में मिलेगा। सर ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनका मंगल बद भी होता है और मंगल नेक भी होता है। जैसे सूर्य हाँ कहते जी, हैं ना, वो सूर्य शनि आमने सामने हो गए, मंगल बद हो गया। वैसे सूर्य बुध है तो मंगल नेक हो गया। सूर्य बुध से मंगल नेक कभी नहीं होता। अच्छा। इसका लॉजिक बताऊं? हाँ जी, हाँ जी। सर मंगल पे बात हो रही है तो। सर सूर्य मंगल बुध बद से, की जी, किस किस हालत में होता है वो भी बता दीजिए। अरे दीदी, इतनी कंडीशन तो बता चुका हूँ। नहीं, जैसे सूर्य शनि मिल गए, मंगल केतु मिल गए। देखिए मेरी बात सुनिए, जिस बच्चे, जो बच्चा, आज के समय पे बताऊं, आज के समय पे बताऊं आपको, जी।
जिस बच्चे का जन्म होते ही जिसके माँ बाप उसको क्रच में छोड़ देते हैं, उसका मंगल बद हो जाता है। अच्छा। जो बच्चा पैदा होते ही अपनी नानी या दादी से अलग हो जाए, उसका मंगल बद होता है। हम्म। डेफिनेटली बोल रहा हूँ, कुंडली में देख लेना। जिसकी कुंडली में मंगल को सूर्य चंद्रमा बृहस्पति की मदद ना मिले, मंगल बद होता है। मंगल अगर अपने मित्र के घरों में ना हो तो मंगल बद होता है। मंगल पर सूर्य चंद्र बृहस्पति की दृष्टि ना हो तो मंगल बद होता है। मंगल के बराबर के ग्रह, ताकत के ग्रह जो होते हैं, जैसे शुक्र है, वो अगर खरा अपने दुश्मन के घर में आ जाए, जैसे बृहस्पति के घरों में आ जाए, जैसे कि 8वें में आ जाए, 9वें में आ जाए, 11वें में आ जाए, या वो आपका 5वें में आ जाए, तो मंगल बद हो जाता है। ठीक है। सूर्य और बुध मिलने से मंगल नेक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सूर्य की बलि का बकरा केतु है और बुध की बलि का बकरा शुक्र है। तो सूर्य और बुध जब मिलते हैं तो शुक्र बर्बाद हो जाता है। और शुक्र जब बर्बाद होगा तो उसके बराबर का ताकत का ग्रह जो वो मंगल है, क्योंकि मंगल खून और शुक्र वीर्य है, और मंगल में बच्चा पैदा करने की ताकत है। तो मंगल आपका बर्बाद हो जाएगा। जब मंगल ही बर्बाद हो गया तो मंगल नेक कहाँ से होगा, ये बताओ। क्योंकि सूर्य और बुध और शुक्र इकट्ठे रहते हैं। तो बुध जो है वो शुक्र की बलि ले लेगा। अब वो कैसे लेता है? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं बाप हूं और मेरी एक बेटी है, और मैं अपने घर में बहुत सख्त रहता हूँ, बड़ा सख्त नेचर का है। लेकिन मेरी बेटी रात रात भर घर से बाहर रहती है, और वो मेरी पत्नी से झूठ बोल के जाती है। रात को मैं देख लेता हूँ, मेरी बेटी लेट आ रही है, मैं उससे छूटती पूछता हूँ, बस गाली देके कि कहाँ से आ रही है इतनी लेट। तो वो क्या कहेगी? मम्मी से पूछ लो, मम्मी को बोलकर गई थी। और मैं अपनी पत्नी के ऊपर बरस पड़ूंगा और मैं कहूंगा कि तूने ही इसको बिगाड़ दिया। तो क्या हुआ? शुक्र को ने मेरी पत्नी, बुध को ने मेरी बेटी, और मेरी बेटी ने अपनी माँ के ऊपर सारा इल्जाम डाल दिया और चुपचाप अपने कमरे में जाके सो गई। क्योंकि मैं तो उसको कुछ बोल ही नहीं सकता। मैंने तो कह दिया कि भैया, शुक्र यानी पत्नी नहीं बिगाड़ा है। और बुध जो है वो शुक्र को बलि का बकरा बना देता है। इसीलिए सूर्य बुध में मंगल नेक नहीं रहता। सूर्य बुध में मंगल नेक तभी तक रहता है जब तक जातक की शादी ना हो। अगर सूर्य बुध आदमी की कुंडली में हो और उसके घर में बेटे का जन्म हो जाए तो उसका भाग्योदय हो जाता है। और सूर्य बुध अगर औरत की कुंडली में हो, उसके घर में बेटे का जन्म हो जाए, तो उसको तकलीफें आती हैं। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है, जहां भी सूर्य बुध रहेगा वहां पे शुक्र की इन्वॉल्वमेंट जरूर रहेगी। और जब शुक्र आ जाएगा तो मंगल बद अपने आप हो जाएगा। अब नई कंडीशन, तो जिसका सूर्य बुध इकट्ठा है या मतलब बैठे हुए हैं, आप उनकी कुंडली को उठा के देख लीजिए, क्या उनके घर में धन का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। अगर शुक्र यानी कि धन का नुकसान कर देगा या पत्नी को बीमार कर देगा, तो मंगल नेक कहाँ से हुआ? या उनकी संतान पैदा नहीं होगी, और संतान पैदा होगी तो बहुत ज्यादा मेडिकल ट्रीटमेंट से होगी। और अगर संतान पैदा हो गई तो उसके साले नहीं होंगे। देख लो उठा के कुंडलियों को। गोपाल जी चेक कर लो, पूनम दीदी चेक कर लो। कुंडलियां आपके सामने होनी चाहिए, डाटा, तभी तो आपको मजा आएगा कि हाँ, सागर भैया जो पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज सच हो रही है। बिल्कुल। वरना कहाँ से आएगा? या जो दो दुश्मन ग्रह मिल जाएं तो भी मंगल बद हो जाता है। ठीक है। और दो दुश्मन ग्रह मिलते हैं तो मंगल बद तो होता ही होता है, साथ ही साथ बुध भी खराब हो जाता है। और बुध खराब का मतलब है शहद से भरी हंडिया टूट गई, मक्खन से भरी हंडिया टूट गई। ठीक है ना गोपाल जी? ठीक है सर। कंडीशन समझ आई? ठीक है जी। लगन में शनि आ जाए तो मंगल बद, लगन में राहु आ जाए तो मंगल बद। ठीक है। इस तरह से ये मंगल बद हो जाता है। 7th हाउस में राहु आ जाए तो मंगल बद हो जाता है। शुक्र के घरों में अगर पापी ग्रह आ जाए, शुक्र के दुश्मन या
मंगल का दुश्मन तो मंगल बुध हो जाता है। तो मंगल बुध आज की दुनिया में ब्रह्मांड में 99% कुंडलियों में मंगल बुध ही होता है। वही मैं कहने लगी थी कि इतनी सारी कंडीशंस हैं, ये हर कुंडली में तो मिल ही जाएगी। कम ही तो होंगी दीदी कुंडलियां ऐसे जिसमें ना मिले। ऐसे 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 ही तो ना 135 करोड़ के देश में एक मंगल नेक वाला राजा बना, नरेंद्र मोदी, जिसकी कुंडली में मंगल सही चंद्रमा सही लगन बात। में मंगल नेक है ना। कुछ तो एक्सेप्शनल तो है ना। हजारों लोग आईपीएस के एग्जाम देते हैं यूपीएससी में। हजारों लोग आईपीएस के एग्जाम देते हैं, तो क्या हजारों के हजारों लोग ही पुलिस के ऑफिसर बनते हैं? नहीं ना। उसमें से कुछ 5 या 10 ही लोग सेलेक्ट होते हैं जो आईपीएस के सिलेक्शन में आते हैं, तो उनका मंगल नेक है। और जो मंगल हम्म बद वाले होते हैं वो कांस्टेबल बनते हैं या फायर में जाते हैं। मंगल बद वाले ज्यादातर आपको फायर में मिलेंगे, सीआरपीएफ में मिलेंगे, या फौज में मिलेंगे, या बॉर्डर पे मिलेंगे। हम्म और काला आदमी जो होगा ना, काले रंग का जो होगा, उसका मंगलबध कभी नहीं होता। इसीलिए साउथ में मंगलबध कभी नहीं होता। इसीलिए साउथ के अंदर भाइयों के साथ भाइयों का प्यार रहता है, और वहां पे गोल्ड बहुत ज्यादा अच्छा और प्योर होता है। दक्षिण में जब जाएंगे तो आप दक्षिण में देखेंगे वहां पे सबका मंगल बद नहीं है, नेक है। इसीलिए दक्षिण के अंदर धर्म की स्थापना ज्यादा है। वहां के मंदिरों में हजारों अरबों करोड़ों रुपए का चंदा आता है। और हमारे नॉर्थ में जहाँ पे लोग गोरे गोरे रहते हैं, मंदिरों में लूट रहे हैं, गुरुद्वारों को लूट रहे हैं। पंडित जो है गंदे कर्म कर रहा है बैठ के मंदिर में, देख लो। और साउथ इंडिया में चले जाओ, आपको वहीं पे धर्म मिलेगा। वहां पे मंगलवाद है ही नहीं। और ये तो लाल किताब में पंडित जी ने लिखा हुआ है, आगे पढ़ा दूंगा आपको जब हम चैप्टर पढ़ेंगे मंगलवाद का। तो है सर। लाल किताब में फरमान कितने हैं? हाँ, पता नहीं सर कितने फरमान है कितने अरमान है, बट जितने भी है सब पढ़े जाएंगे, तभी तो लाल ठीक। किताब को समझ पाएंगे सब। ठीक है सर। बाकी यहाँ अगर मेरे को पढ़ाने में कोई गलती हो रही हो या कोई भी कमी रह रही है तो भैया मुझे समझा जरूर देना, बता जरूर देना। मैं आपको सबके सामने हाथ जोड़ के हम्म, माफी भी मांग रहा हूँ। नहीं सर, कमाई क्या है सर? सर आप शर्मिंदा कर रहे हो। इतना नहीं नहीं अच्छा नहीं। पढ़ा रहे हैं कि हम्म। पता ही नहीं चल रहा कि टाइम कैसे एकदम निकल गया। 1 घंटा भी, और चलिए सर। बहुत ही। हम्म। मंगलवत का एक उपाय बताऊं? हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी सर। अंगूठा है ना, अंगूठा, ये जो अंगूठा है, हाँ हाँ जी, हाँ जी जी। सर। इसमें चांदी का छल्ला पहनो। अच्छा जी। और ये जो मंगल का पोर्शन है ना, शुक्र शुक्र मंगल का, हम्म। यहाँ पे हर रोज गाय का देसी घी या गाय का कच्चा दूध लगाओ, ऐसे मसाज करो अच्छा। शुक्र को, ठीक है। और हम्म। इस अंगूठे को सुबह उठते के साथ ही शहद में डिप कर दो। शहद में डिप करके उसको चूसो। अगर शुगर नहीं है तो चूसो, अगर शुगर है तो भैया फिर मत चूसना, पता चले सागर जी ने उपाय बताया मंगलबत का, आपको तो शुगर हो गया। इसलिए ये आप अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट से देख लेना, ठीक है। ठीक है। और नहीं तो मंगलबत का, जिसको शुगर नहीं है उसको फिर कच्चे दूध में डिप करके ऐसे पियो। अब आप कहोगे जी ये तो केतु 12 का उपाय है, तो केतु 12 में भी मंगलबत हो जाता है। अच्छा। हम्म। और नहीं यकीन तो करके देख लो, पता चल जाएगा। और जिसका मंगल बोध होगा उसकी एक निशानी और बताता हूँ, वो अपने हम्म, नाखून चबाता रहेगा, या वो बचपन में अंगूठा चूसता है। जो बच्चा बचपन में अंगूठा चूसता है ना, हम्म, आप देखना कि उसकी कुंडली में आपको मंगल बध मिलेगा। ओके। और आप ये भी देखना कि कोई बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अंगूठा नहीं चूसते बचपन में। हर बच्चा नहीं चूसता, ठीक है। हाँ, बहुत जो नहीं बच्चा, चूसते जी। हाँ, जो बच्चा बिस्तर पे पेशाब कर देता होगा, आप हम्म, देखना उसका मंगल और केतु या केतु चंद्रमा इकट्ठा होगा। ओके। ये मैं ना आपको बहुत चीजें बताऊंगा, देखना बहुत बारीकी से बताऊंगा, कि आप सामान्य लोग को देखते ही बता दोगे कि यार इसका तो ये ग्रह इकट्ठा है भैया। और उस ग्रह के साथ रिलेट करते करते आप उसके सारे रिश्तों का खोल दोगे पर्दा। और वो बंदा आपको कहेगा भाई साहब आप तो कुंडली भी नहीं देख रहे,
तो आप कहोगे भैया ये हमारी अपनी कला है, बिना कुंडली के ही हम सब कुछ देख रहे हैं आपका। ठीक है सर। जी मालिक। जी। जय माता दी, प्रणाम। जय माता दी। जय माता हर जय गलती माता